नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मैं उमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मानपूर्णा क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट जो 8 जनवरी 2020 को पेपर हुआ था उसको आज हम लोग करेंगे। यूपी टेट में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट, पाँचों सब्जेक्ट में 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें आपका सीडीपी जो होता है तो उसको आज हम लोग करने वाले हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रेस यानी बाल विकास। और हाँ, आज मेरी तरफ से सभी को एक छूट है, सभी लोग आज की डेट में झूठ भी बोल सकते हैं, ठीक। और ऐसा झूठ नहीं बोलना है आपको कि आप किसी को बैठ के लिए बोल दें कि मैं इतने बजे मिलूंगा आके, फिर आप उससे मिलने ना जाएं तो आपकी क्या हालत होगी, ठीक है, आप जानते होंगे। तो ऐसा झूठ नहीं बोलना आप सभी को, ठीक है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला दिया गया, क्वेश्चन पहला आपका दिया गया कि सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। इसमें आपको सुमेलित करना है कौन किससे संबंधित है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बहुत स्मार्ट तरीके से दिमाग लगाना पड़ता है। यदि आप इसमें स्मार्ट तरीके से दिमाग लगाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर लेंगे। इसमें एक दो याद हो तो आपका पूरा सही हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे आपको इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में पता है, किससे संबंधित है, तो थार्नडाइक से है। किससे? थार्नडाइक। एनिमल इंटेलिजेंस जो पुस्तक थी थार्नडाइक ने लिखी थी, ये अमेरिकन पशु मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिए, ये यहाँ दूसरा दिया गया, यहाँ पहला दिया गया, यहाँ दूसरा दिया गया, यहाँ देखिए तीसरा दिया गया। तो आपका एक ही मिलान से हो गया। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा सही, ठीक है। और इसको पूरा करते हैं। पुनर्वलन की सूची, पुनर्वलन की अनुसूची जो है किससे संबंधित है? स्किनर से है। सार्वगर्भिता का नियम, ये किससे संबंधित है? ये गेस्टाल्ट से है। सार्वगर्भिता का नियम इसको कह सकते हैं समग्राकार का नियम या पूर्णाकार का नियम। इसके बाद अनुकूलन जो है ये प्याजे से संबंधित। प्याजे ने, जीन प्याजे, ये सुटिजर मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। इन्होंने अपने बच्चे के ऊपर ही प्रयोग किया था। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रात्मक अवस्था, मूर्त या स्थूल की अवस्था, औपचारिक या अमूर्त की अवस्था। तो 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन गा नंबर सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा आपसे पूछा गया था कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। कथन, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत पर निर्भर करती है? आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन ए, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? एकीकरण का सिद्धांत जो होता है, पहले संपूर्ण ज्ञान होना, संपूर्ण, फिर इसके बाद पार्टों में ज्ञान होना। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, किसी वस्तु को डाल दीजिए तो वो पहले उस वस्तु को पकड़ने के लिए पूरी ही अपनी बॉडी को लगा देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे ही वो बच्चा हाथों से फिर उंगलियों से ज्ञान का प्रयोग करने लगता है, ठीक है। तो ये एकीकरण का सिद्धांत होता है। इसके बाद अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत होता है भीतरी ही भीतरी अनुक्रिया या क्रिया करना, यह अंतःक्रिया का सिद्धांत होता है। निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन गा दिया गया, निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये आजीवन चलती रहती है, तो निरंतरता के सिद्धांत पर निर्भर करती है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था आपका कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो संविधान का ये जो संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन था, 86वां, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, अधिनियम 2002
इसमें आर्टिकल 21A में 45 और 51A का वर्णन किया गया, 51A का वर्णन किया गया है। इसमें क्या कहा गया था? 21A, आर्टिकल 21 जो ए है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। कैसी? निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। और जो 51A है, इसमें माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाना। 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाना 51A में कहा गया था। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन खा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। 86वें संविधान संशोधन में कहा गया था शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं इसको। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो कौन थे? ऑप्शन ए दिया गया अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन बी दिया गया मैकडूगल, ऑप्शन सी दिया गया विलियम जेम्स, ऑप्शन डी दिया गया सिम्पसन। अब्राहम मैस्लो, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने दिया था आवश्यकता या मांग, आवश्यकता या मांग। जिसको इंग्लिश में कहते हैं नीड। ठीक है, अभिप्रेरणा आवश्यकता मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया। मैकडूगल ने दिया था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अभिप्रेरणा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, विलियम जो जेम्स थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? अनुभववादी सिद्धांत दिया था। अनुभववादी सिद्धांत दिया था इन्होंने। ये सिम्पसन जो थे, ये एक चिकित्सक वैज्ञानिक थे। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन खा मैकडूगल। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मैकडूगल। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? 14। कितनी? 14। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया था आपका कि विकास के किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि विकास के किस अवस्था को कोल तथा ब्रस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था। तो किसको कहा था? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो इन्होंने किसको कहा था अनोखा काल? बाल्यावस्था को कहा था। बाल्यावस्था आपकी कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष तक आपकी होती है बाल्यावस्था। ये बाल्यावस्था है, 2 पार्टों में विभाजित होती है। एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था जो आपकी होती है 2 से 6 वर्ष। इसके बाद एक आपकी होती है इसमें उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। ये आपकी होती है 6 से 12। इसके बाद शैशवावस्था, शैशवावस्था आपकी होती है 0 से 5 वर्ष। और ये जो शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था सभी वैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग है। ठीक है, और जहाँ तक है शैशवावस्था मानी जाती है
तो 0 से 5 वर्ष मानी जाती है। और किशोरावस्था आपकी 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है, अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना ये है। फिर इसके बाद प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था जो है 25 से 55 वर्ष, 25 से 55 वर्ष। इसके बाद आपकी आती है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था आपकी होती है 55 प्लस होती है, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया था कि किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? इसको कह सकते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुविमात्मक प्रज्ञा को बहुबुद्धि सिद्धांत कह सकते हैं। तो किसने ये सिद्धांत दिया था? स्पीयरमैन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गोलमैन, ऑप्शन सी गार्डनर, ऑप्शन डी घा यानी जॉन मेयर। तो किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई थी। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। 8 प्रकार की बुद्धियां बताई थी इन्होंने। समझ लेते हैं सभी को एक ही बार में। सबसे पहले इन्होंने बताई थी शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। शाब्दिक बुद्धि को भाषाई बुद्धि भी कह सकते हैं। इसके बाद आपकी आती है गणितीय बुद्धि, गणितीय बुद्धि। इसके बाद आपकी आती है संगीतक बुद्धि, संगीतक बुद्धि। इसके बाद आपकी शारीरिक बुद्धि। इसके बाद आपकी आती है अंतरावैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। इसके बाद आपकी आती है अंतरवैयक्तिक बुद्धि, अंतरवैयक्तिक बुद्धि। इसके बाद आपकी आती है स्थानिक बुद्धि। एक आपकी लास्ट में होती है नैसर्गिक या प्राकृतिक, नेचुरल जिसको कहते हैं, नैसर्गिक बुद्धि। इसको प्राकृतिक बुद्धि कह सकते हैं। ठीक है। भाषाई या शाब्दिक बुद्धि किसमें पाई जाती है? तो आपकी कवि जो होते हैं उसमें पाई जाती है, आपके शिक्षक और आपके पत्रकार, पत्रकार और वकील। कवि तो हो गया, वकील। पत्रकार कामा वकील, इसमें भाषाई बुद्धि पाई जाती है। ठीक है। गणितीय बुद्धि या तार्किक बुद्धि इसको कह सकते हैं। तो ये आपकी वैज्ञानिक में पाई जाती है, वैज्ञानिक और इंजीनियर, इंजीनियर में। ठीक है। इसके बाद संगीतक जो बुद्धि होती है ये गायक जो होते हैं उनमें पाई जाती है। इसके बाद शारीरिक बुद्धि जो है आपकी खिलाड़ी में पाई जाती है, खिलाड़ी। शारीरिक बुद्धि जो है खिलाड़ी में पाई जाती है। और तैराक वगैरह होते हैं उनमें भी शारीरिक बुद्धि पाई जाती है। जो तैराक होते हैं, तैराक, उनमें भी शारीरिक बुद्धि पाई जाती है। इसके बाद अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अंतरावैयक्तिक बुद्धि को आप इंग्लिश में याद रखेंगे इंट्रा पर्सनल, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंट। ये होती है स्वयं की बुद्धि। कैसी होती है? स्वयं की बुद्धि, स्वयं की बुद्धि। इसमें कौन कौन आता है? लेखक, लेखक होते हैं। ठीक है।
और आपके योगी संत वगैरह ये सब किस में आते हैं, इंट्रापर्सनल में। योगी संत, ठीक है। इसके बाद अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इसको इंग्लिश में याद रखेंगे इंटर। कैसे इंटर, क्योंकि हिंदी में इसके शब्द नहीं वहाँ समझ पाते हैं, पता नहीं किस टाइप का हिंदी में आ जाए। तो इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी दूसरों की भावनाओं को समझना। तो ये किस में पाई जाती, इसमें कौन कौन से आते हैं, सेल्समैन, सेल्समैन आपका डॉक्टर भी इसी में आ जाएगा। इसके बाद स्थानिक बुद्धि, ये स्थानिक बुद्धि होती है जो मूर्तिकार में पाई जाती है। मूर्तिकार, चित्रकार जो होते हैं इनमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। प्राकृतिक और नैसर्गिक बुद्धि ये आपकी होती है किसानों में पाई जाती है या वनस्पति वैज्ञानिक में। किसान, माली किसान वगैरह और वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान वगैरह ये किस में आते हैं, प्राकृतिक बुद्धि में। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, गार्डनर। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया था कि डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। कुछ आपके विकार होते हैं जो बीमारियों से संबंधित होते हैं। तो देखते हैं कौन सी बीमारी किससे संबंधित होती है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपकी होती है पठन से, किससे होती है, पठन से। एक आपकी होती है डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया ये आपकी होती है लेखन से संबंधित बीमारी, लेखन से संबंधित बीमारी। एक आपकी होती है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया ये आपकी बीमारी होती है गणितीय संबंधी या मैथमेटिक्स संबंधित बीमारी, ठीक है। मैथमेटिक्स संबंधित बीमारी या कह सकते हैं गणितीय बुद्धि। फिर इसके बाद आपकी आती है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो ये बीमारी होती है ये तनाव वाली बीमारी होती है। इसके बाद आपकी आती है एक डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया ये आपकी भ्रम वाली बीमारी होती है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो व्यक्त करने में, पढ़ने व बर्तनी में। तो कौन पठन से संबंधित, मैंने बताया कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पढ़ने व बर्तनी से संबंधित। आपने तारे जमीन पर मूवी देखी होगी, उसमें जो बच्चा होता है वो डिसलेक्सिया से ही ग्रसित होता है। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया था कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। आपसे पूछा गया था कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ये पूछा गया था। तो समावेशी शिक्षा जो होती है वो समावेशी कह सकते हैं या समेक शिक्षा कह सकते हैं। तो उसमें समान प्रकार की शिक्षा दी जाती है, किसी को भी भेदभाव से शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आपका किसी प्रकार का भी बालक हो, विकलांग हो, या आपका किसी धर्म से हो या किसी जात से हो, किसी से भी बिलोंग करता हो, तो सभी को एक साथ रहकर शिक्षा देना ये समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया था कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, ठीक है। ऑप्शन दूसरा दिया गया था कि बच्चे की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। ऑप्शन तीसरा दिया गया था शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। ऑप्शन नेक्स्ट, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें पूछा गया था निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। तो क्या भूमिका होती नहीं, ये पूछा गया था, नहीं होती है। अभी क्वेश्चन गलत हो जाता, नहीं होती है पूछा गया था, तो नहीं होती है।
तो ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया था कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए निःशक्त बच्चों पर, यानी विकलांग बच्चों पर क्या ध्यान नहीं देंगे? तो ये आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, निःशक्त मीन्स होता है, कह सकते हैं विकलांग या दिव्यांगजन। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए, इसके बाद ऑप्शन देखते हैं। प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, जिससे हमारा शिक्षण जो है प्रभावी होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की जो वृद्धि है वो किससे संबंधित है, आपसे ये पूछा गया था। तो ऑप्शन ए देखते हैं, सामाजिक विकास से, ऑप्शन बी शारीरिक विकास से, ऑप्शन सी नैतिक विकास से, ऑप्शन डी भावात्मक विकास से। तो बच्चे की जो वृद्धि होती है, ऊंचाई, ये किससे संबंधित होती है? शारीरिक विकास से संबंधित होती है। किससे? शारीरिक विकास से। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये सब किससे संबंधित? शारीरिक विकास से। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था कि निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन ए दिया गया था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन बी दिया गया शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन सी दिया गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन डी दिया गया था सूच का सिद्धांत। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत ये आपका दिया था थार्नडाइक ने। किसने दिया था? थार्नडाइक ने। ये अमेरिकन पशु मनोवैज्ञानिक थे। इसके बाद शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये आपका पालोव ने दिया था। और इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। इन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, थार्नडाइक ने। इसके बाद आपका आता क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये आपका दिया था स्किनर ने। किसने दिया? स्किनर ने। इसके बाद आपका सूच का सिद्धांत ये आपका कोहलर ने दिया था। कोहलर, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो सुल्तान नामक बानर पर, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। स्किनर ने कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया था। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है, जो स्किनर द्वारा दिया गया था। इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्रिया प्रसूत को। तो अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिया गया था कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? इस पे बहुत ध्यान देना होता है। नहीं है, ध्यान दे के ही क्वेश्चन को करना होता है, नहीं तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास से सिद्धांत से संबंधित नहीं है या अंग नहीं है? तो ब्रूनर जो थे, इन्होंने 3 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन दी थी? क्रियात्मक अवस्था, इसको कह सकते हैं निर्माणात्मक अवस्था। इसके बाद आपकी आती है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, इसको कह सकते हैं छायावादी अवस्था। ठीक है, छायात्मक अवस्था। इसके बाद आपकी आती है सिंबॉलिक, जिसे कहते हैं हिंदी में संकेतिक अवस्था।
या कह सकते हैं इसको चिन्ह अवस्था। ठीक है, जो क्रियात्मक अवस्था ये होती है, ये आपकी होती है 0 से 2 वर्ष। इसके बाद ये प्रतिबिंबात्मक ये होती है आपकी 2 से 7 वर्ष। इसके बाद संकेतिक चिन्ह ये आपकी होती है 7 से 11 वर्ष। और ब्नूरर को जीन पियाजे का विकल्प भी कहते हैं। ब्नूरर जो हैं इनको किसका विकल्प कहा जाता है? जीन पियाजे का। जीन पियाजे का विकल्प कहते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई थी और जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं देख लेते हैं। सबसे पहली जो आपकी थी संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था। दूसरी आपकी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद आपकी तीसरी जो थी, कह सकते हैं इसको स्थूल की अवस्था, स्थूल या मूर्त की अवस्था। इसके बाद आपकी जो चौथी होती है ये आपकी होती है अमूर्त या औपचारिक कह सकते हैं। संवेदी गामक अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक होती है 2 से 7 वर्ष। इसके बाद स्थूल या मूर्त होती है आपकी 7 से 11 वर्ष। इसके बाद औपचारिक ये होती है आपकी 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो ब्नूरर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है, ये आपसे पूछा गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अंतः प्रज्ञ अवस्था ये नहीं थी। प्रतिबिंबात्मक अवस्था ये देखिए, इसके बाद क्रियात्मक अवस्था ये, इसके बाद संकेतिक, ये तीनों अवस्थाएं मैंने आपको बता दी। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा था कि मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। मॉरिसन ने शिक्षण प्रतिमान में कितने पदों का वर्णन किया था? तो 5 पदों में वर्णन किया था। तो इसको आपको क्या करना था? इसको आपको क्रम से लगाना था। देखिए क्रम से लगाना था, कौन पहला है, कौन दूसरा है, तीसरा, चौथा, ऐसे लगाना था। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आपका खोज आता है। क्या? खोज करना, यानी अन्वेषण करना। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है प्रस्तुतिकरण। इसके बाद आपका तीसरा है वो आपका आएगा आत्मीकरण। यानी व्यवहार में लाना। इसके बाद आपका होता है चौथा संगठक, यानी व्यवस्थीकरण करना। इसके बाद पांचवा आपका है अभिव्यक्तिकरण। अब ऑप्शन से मैच कर लेते हैं कौन सा सही है। सबसे पहला खोज दूसरे नंबर दिया गया था, इसमें ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा दिया गया था, ये भी आपका गलत हो जाएगा, पहला दिया गया था। ठीक है, और ये भी आपका गलत हो जाएगा, इसमें भी पहला दिया गया। तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। देखना, सबसे पहला खोज दूसरे नंबर, फिर इसके बाद प्रस्तुतिकरण, सबसे पहला आपका खोज है, खोज देखिए दूसरे नंबर पर। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, ये देखिए। इसके बाद आत्मीकरण, ये देखिए। इसके बाद संगठक या व्यवस्था या व्यवस्थीकरण, ये। ठीक है, इसके बाद लास्ट में ये वाचन आपका। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसको पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें आपसे पूछा गया था
कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो देखते हैं अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, ज्ञान, बोध। तो आपका कौन सा संबंधित नहीं है? अनुमूल्यन नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? अधिगम के जो वक्र हैं 4 प्रकार से बताए गए हैं और ये किसने दिए हैं? स्किनर ने दिए हैं। कौन कौन से 4 प्रकार? सबसे पहला आपका है सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र। इसके बाद आपका दूसरा जो है नतोदर, नतोदर, नतोदर वक्र। इसके बाद तीसरा जो आपका है उन्नतोदर वक्र, वक्र। इसके बाद चौथा आपका है मिश्रित वक्र, यानी एस प्रकार का वक्र। ठीक है। सरल रेखीय वक्र आपका इस प्रकार से फिगर बनेगा, सरल रेखीय वक्र का। ठीक है। इसके बाद नतोदर, ये आपका इस टाइप का बनेगा। नतोदर मतलब धनात्मक, बढ़ता हुआ क्रम। इसके बाद उन्नतोदर, इसमें आपका घटता हुआ क्रम नकारात्मक होता है। ठीक है, घटता हुआ क्रम हो गया। इसके बाद आपका ये आपका आता मिश्रित यानी एस प्रकार का वक्र। ठीक है। सरल रेखीय वक्र कैसा होता है? जो समय के साथ साथ समान मात्रा में वृद्धि भी, अधिगम में समान मात्रा में वृद्धि करता है, ये सरल रेखीय वक्र कहलाता है। इसके बाद नतोदर जो धनात्मक होता है, ये समय के साथ साथ अधिगम में वृद्धि करता जाता है, तो कौन सा? नतोदर यानी धनात्मक। इसके बाद आपका उन्नतोदर ऋणात्मक, ये कैसा होता है? ये समय के साथ साथ घटता रहता है, अधिगम में मतलब घटता रहता है, तो ये हो गया आपका नतोदर यानी ऋणात्मक। फिर इसके बाद मिश्रित, ये समय के साथ साथ अधिगम में बढ़ता भी है और घटता भी है, ये आपका हो गया मिश्रित यानी एस टाइप का वक्र। तो अब इसमें देखते हैं निम्न में कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? कौन सा नहीं है? तो मिश्रित आपका है, नतोदर है आपका, उन्नतोदर है आपका, लंबवत, ये आपका लंबवत नहीं है। 4 प्रकार के आपके वक्र हैं। ठीक है। तो ये लंबवत कोई प्रकार का वक्र नहीं है, तो ऑप्शन लास्ट वाला आपका सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दिया गया था कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? पहला दिया गया था कि बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए। दूसरा दिया गया था कि बच्चे को दंड देना चाहिए था। तीसरा दिया गया था तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। ऑप्शन लास्ट दिया गया था बच्चे को परामर्श देना चाहिए था। तो यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे परामर्श देना चाहिए, ना कि उसको नज़रअंदाज करेंगे, ना उसको भगाएंगे, ठीक है, ना उसे दंड देंगे। तो उसे क्या करना है? बच्चे को परामर्श देना है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट 17, पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पूछा गया था आपसे कि पाठ सहगामी जो क्रियाएं हैं ये किससे संबंधित होती हैं? ऑप्शन देखते हैं। छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं किससे संबंधित होनी चाहिए? छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होना चाहिए। ठीक है। सर्वांगीण विकास क्या होता है?
सर्वांगीण विकास, इसमें आपका सामाजिक विकास भी होता है और नैतिक विकास भी होना चाहिए और आध्यात्मिक विकास, यानी सारे दृष्टि से विकास होना चाहिए। ये आपका सर्वांगीण विकास कहलाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था, आपको पूछा गया था कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। पूछा गया था निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। तो ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी थार्नडाइक, ऑप्शन डी बीएस ब्लूम। तो ये हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे, ये सारे हमारे कैसे थे? ये अधिगम से संबंधित थे। किससे? अधिगम से संबंधित। और जो ये बीएस ब्लूम थी, ये एक टेक्सोनॉमी थी, 1956 में आई थी। इसमें 6 चरण थे। कितने चरण थे? तो 6 चरण या पद कह सकते हैं, 6 चरण या पद कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन लास्ट वाला आपका सही हो जाएगा, घ नंबर का क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर दिया गया था कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। पूछा गया था आपसे कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन का बालक का विद्यालय ना जाना, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, ऑप्शन गा किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ऑप्शन लास्ट घा दिया गया था कि बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो शिक्षा में जो अवरोधन का तात्पर्य होता है वो क्या होता है? जब बालक एक ही क्लास में 2 बार या 3 बार एक ही क्लास में रुका रहता है, यानी पढ़ेगा, बच्चे को फेल कर दिया गया तो उसी कक्षा में रुकना, तो ये होता है शिक्षा में अवरोधन, यानी एक क्लास में अधिक वर्ष तक ठहरना या रुकना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन घा सही हो जाएगा। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही क्लास में रहना, ये आपका शिक्षा में अवरोधन है। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? आपसे पूछा गया था कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। तो किस में आता है? ऑप्शन का प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन खा उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ऑप्शन गा प्रदर्शन कौशल, ऑप्शन घा समापन कौशल। तो पूर्व ज्ञान का जो परीक्षण होता है वो किस में आता है? प्रस्तावना कौशल में आता है। आप जब बीएड और बीटीसी की ट्रेनिंग की होगी तो आपको जब पढ़वाया जाता है तो उसमें सबसे पहले आपको प्रस्तावना देना होता है, इसको कहते हैं प्रस्तावना। यानी बालक को सबसे पहले पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछिए, इसके बाद शिक्षण देंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन का प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। किस में आता है? प्रस्तावना कौशल में आता है। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मानव विकास का प्रारंभ होता है। आपसे पूछा गया था कि मानव का विकास जो है प्रारंभ किस अवस्था से होता है? तो पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो मानव का जो विकास होता है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ होता है, प्रारंभ हो जाता है और आजीवन चलता है। तो किससे? ऑप्शन खा इज द राइट आंसर। तो मानव का विकास का प्रारंभ कहाँ से होता? गर्भावस्था से ही हो जाता। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन 22, आपको पूछा गया था कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? ऑप्शन ए बीएफ स्किनर, ऑप्शन बी ई.एल. थार्नडाइक, ऑप्शन सी आई.पी. पालोव। पालोव होता है, पालोव, ठीक। इसके बाद आर.एम. गैने। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन थे? आर.एम. गैने। कौन थे? आर.एम. गैने।
बीएफ स्किनर, इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इसके बाद थांडाइक उद्दीपन अनुक्रिया यानी प्रयास त्रुटि का सिद्धांत दिया। पालोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है। किशोरावस्था बड़े तनाव व संघर्ष, हमला व विरोधी की अवस्था है। यह कथन किसका है? ऑप्शन का दिया गया था स्टैनले हॉल, ऑप्शन दूसरा दिया गया था डसील्ड, ऑप्शन तीसरा दिया गया था क्रो एंड क्रो, ऑप्शन चौथा दिया गया था सिम्पसन। तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था स्टैनले हॉल द्वारा कहा गया था। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया था कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो जो ये सूक्ष्म शिक्षण था, ये सबसे पहले कहाँ से आया? तो ये स्टैनफोर्ड महाविद्यालय, अमेरिका के स्टैनफोर्ड महाविद्यालय में एक शोध छात्र था। कौन था? कीथ एचिसन ने ये सूक्ष्म शिक्षण सबसे पहले इनके द्वारा खोजा गया था। कीथ एचिसन के द्वारा कब खोजा गया था? 1961 में। फिर इनके ये शिक्षण को देखा इन्होंने, सूक्ष्म शिक्षण को किसने? एलन ने 1963 में इसका व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया। एलन ने सूक्ष्म शिक्षण का व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया। ठीक, फिर इसके बाद 1967 में अपने भारत में ये आया। 1967 ईस्वी में अपने भारत में आया। और कौन लाया इसे? डी तिवारी लाए। अपने भारत में डी तिवारी द्वारा लाया गया। और तो सूक्ष्म शिक्षण का जनक किन्हें माना जाता था? एलन को ही माना जाता था, क्योंकि इन्होंने व्यवस्थित रूप से इन्होंने ही प्रयोग किया था, इसलिए सूक्ष्म शिक्षण का जनक एलन को माना जाता है। तो इसका समय कितना था भारतीय प्रतिमान में? तो 36 मिनट था। 36 मिनट। कौन कौन से थे? 6 चरण। सबसे पहले आता है आपका योजना, जिसको कहते हैं प्लानिंग। इसके बाद आपका आता है शिक्षण। इसके बाद आपका आता है प्रतिपुष्टि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फीडबैक, प्रतिपुष्ट। इसके बाद आपका आता है पुनः योजना। इसके बाद पुनः शिक्षण। इसके बाद आपका लास्ट होता है पुनः प्रतिपुष्टि। योजना आप बनाकर आएंगे। इसके बाद शिक्षण आप 6 मिनट का होता है। फिर इसके बाद प्रतिपुष्टि आपकी 6 मिनट की होती है। इसके बाद पुनः योजना जो होती है ये 12 मिनट की होती है। पुनः शिक्षण ये आपका 6 मिनट का होता है। ये आपका लास्ट में भी 6 मिनट का होता है। पुनः जो प्रतिपुष्टि, जिसको कहते हैं फीडबैक देना। ठीक है, तो आपके इस टाइप से 36 मिनट पूरे हुए। जाके पूरी अवधि कितनी हुई जाके 36 मिनट की। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन खा इज द करेक्ट आंसर। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था आपसे कि सीखने का पठार, सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अवलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? देखते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन का हालिंगवर्थ, ऑप्शन खा गेट्स व अन, ऑप्शन गा स्किनर, ऑप्शन घा रास। तो सीखने का जो पठार
सीखने की प्रक्रिया के मुख्य लक्षण जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, तो ये किसका कथन था? रास का था। किसका था? रास का। ऑप्शन घ इज द करेक्ट आंसर। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पूछा गया था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन, ये क्या है? अधिगम है। तो ये कथन किसका था? आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन का दिया गया था गिलफोर्ड, ऑप्शन खा दिया गया वुडवर्थ, ऑप्शन गा दिया गया था क्रो एंड क्रो, ऑप्शन घा दिया गया था स्किनर। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन गिलफोर्ड का था। किनका था? गिलफोर्ड। तो कौन सा ऑप्शन? ए इज द करेक्ट आंसर। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुमेलित करना था 27 नंबर क्वेश्चन पर, आपको सुमेलित करना था। तो इसमें देखते हैं ब्रूनर, ये जो ब्रूनर थे ये किससे थे? संप्रत्यय उपलब्धि थे। किससे थे? संप्रत्यय उपलब्धि थे। डेविड आसुबेल ये किससे संबंधित थे? ये थे अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से। इसके बाद ग्लेजर, ग्लेजर जो थे ये साइनेटिक्स से थे। इसके बाद गार्डनर, सॉरी ये ग्लेजर जो थे ये बुनियादी से थे। किससे थे? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से थे ग्लेजर, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से। और गार्डनर जो थे ये थे आपके साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान से। अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ब्रूनर 4 नंबर, देखिए पहला ये 4 नंबर का दिया गया था, इसमें भी दिया गया 4 नंबर, इसमें तीसरा दिया गया, ये आपका रोंग हो जाएगा। इसमें पहला दिया गया, ये आपका रोंग हो जाएगा। अब आपके दो ही ऑप्शन में कोई होगा। अब इसके बाद आसुबेल देखते हैं, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से थे, तीसरे से थे, इसमें भी तीसरा दिया गया। अब इसके बाद ग्लेजर ये आपके बुनियादी से थे, तो इसमें आपका दूसरा दे दिया गया, इसमें पहला दिया गया था, ये भी आपका रोंग हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये आपका खा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया था कि समस्या समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण है, तो कौन सा था प्रथम चरण? समस्या की पहचान, आंकड़ा संग्रहण, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण। तो समस्या का प्रथम जो चरण होता है समस्या की पहचान करना। सबसे पहले पहचान ही करेंगे तभी हम उसका उपचार कर सकते हैं। ठीक, तो समस्या का प्रथम चरण क्या है? समस्या की पहचान करना, डायग्नोस्टिक करना, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाता समस्या समाधान का अंतिम चरण, तो आप क्या करते? अंतिम चरण आपका मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। पूछा गया था कि बालकों का अधिगम जो है सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? तो पहला दिया गया था बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास करना। इसके बाद दूसरा दिया गया पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल देना। इसके बाद शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। इसके बाद घा दिया गया था शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? जब उनका संज्ञानात्मक विकास होगा और भावात्मक और मनोचालक, ये सब तरीके के विकास होंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली अधिगम होगा। पढ़ने लिखने गणितीय कुशलताओं पर ही बल देना,
सिर्फ गणितीय कुशलता पर बल देंगे, गलत हो जाएगा। निष्क्रिय रखेंगे बच्चे तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षण एकाधिकारवादी करोगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। पूछा गया था आपसे कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान ऐसा है जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन होता है। तो स्मृति में भी होना चाहिए, वो बोध स्तर दोनों में आना चाहिए। कौन सा ऐसा स्तर है जो दोनों में आता है? ऑप्शन पहला दिया गया था अन्वेषण, ऑप्शन दूसरा दिया गया था सामान्यीकरण, ऑप्शन तीसरा दिया गया था तैयारी, ऑप्शन चौथा दिया गया था प्रस्तुतिकरण। तो स्मृति स्तर एवं बोध स्तर में प्रस्तुतिकरण दोनों में ही आता है। प्रस्तुतिकरण यानी वस्तुओं को सुसज्जित तरीके से लाना। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन घ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, थैंक्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो कई बच्चों तक शेयर करेंगे जिससे कि दूसरे बच्चों को भी लाभ मिले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, पेपर लगा हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।